बुद्धिस्ट टेक्स्ट की माने तो अशोक ने मौर्यन थ्रोन पाने के लिए सुशीम सहित अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। कुछ भी। लेकिन अशोक के इंस्क्रिप्शन में ऐसे किसी भी इवेंट का जिक्र नहीं है। और यही सेम टेक्स्ट ये भी कहते हैं कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने से पहले अशोक एक काफी क्रूर और ईविल इंसान था, और जैसे ही वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ वैसे ही पूरी तरह से बदल गया। बट ऑन द अदर हैंड अशोक ने किसी भी इंस्क्रिप्शन में खुद को बुद्धिज्म का फॉलोअर नहीं बताया है। उसने अपने इंस्क्रिप्शंस में धम्म की बातें तो लिखी हैं, बट वो धम्म बुद्धिज्म के धम्म से काफी डिफरेंट था। तो सवाल ये है कि क्या अशोक बौद्ध नहीं था, और क्या इसका मतलब हम अब तक गलत हिस्ट्री पढ़ते आए हैं? ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हिस्ट्रीग्राफी चैनल पर। दीपवंश, महावंश और अशोकावदान ये 3 मेन बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो हमें अशोक के बुद्धिज्म अपनाने के इवेंट के बारे में बताते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से किसी भी टेक्स्ट ने कलिंग वॉर का मेंशन नहीं किया है, जिस वॉर को असल में अशोक की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जब उसने युद्ध को छोड़कर शांति का रास्ता अपनाया था। 19th सेंचुरी में जब अशोक के इन इंस्क्रिप्शंस को डिकोड किया गया, तब जाकर हमें कलिंग वॉर के बारे में पता लग पाया। और साथ ही इन टेक्स्ट्स में हमें इस बात पर भी कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिलते हैं कि आखिर किसके इन्फ्लुएंस में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। जैसे दीपवंश और महावंश का कहना है कि अशोक ने बुद्धिज्म अपने भतीजे निग्रोध के इन्फ्लुएंस में आकर अपनाया था, जो कि 7 साल की उम्र में भिक्षु बन चुका था। जबकि अशोकावदान का कहना है कि अशोक ने समुद्र के इन्फ्लुएंस में आकर बुद्धिज्म अपनाया था। अब इन कॉन्ट्राडिक्शंस का भी कारण है, क्योंकि ये जितने भी टेक्स्ट्स हैं वे अशोक के रिजीम के दौरान नहीं लिखे गए थे। इन सभी टेक्स्ट्स का कंपोजिशन पीरियड अशोक के रिजीम से रफली 400 से 700 साल बाद तक का है। इसके अलावा इन टेक्स्ट्स की माने तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक ने ऑर्गेनाइज करवाई थी, मगर वंस अगेन अशोक के इंस्क्रिप्शंस इस काउंसिल पर बिल्कुल साइलेंट हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि अशोक के रॉक एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस पर धम्म का डिस्क्रिप्शन तो देखने को मिलता है, मगर वो बुद्धिज्म की शिक्षाओं से मेल नहीं खाता। अशोक के रॉक एडिक्ट की माने तो उसने अपने राज में सभी तरह के एनिमल सेक्रीफाइस पर बैन लगा दिया था, जिसका प्रचलन उस समय के यज्ञों में काफी बढ़ चुका था। साथ ही उसने कई तरह की सेरेमनीज का भी विरोध किया, जो कि जन्म, विवाह, किसी बीमारी या कोई यात्रा प्रारंभ करने के मौकों पर की जाती थी। यहाँ तक कि उसने उन बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स को भी संघ से बाहर किया जिन्होंने मोनेस्टिक डिसिप्लिन को वॉयलेट किया था। इससे ये समझ में आता है कि चाहे कोई भी मत हो, उसने माल प्रैक्टिसेस का विरोध किया। साथ ही उसके इंस्क्रिप्शंस में धम्म यात्राओं का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिस दौरान वो ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दिया करता था। इसके साथ ही उसने अपनी प्रजा से एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करने की भी बात कही है। मतलब वो लोगों से ये उम्मीद रखता था कि वे दूसरे सेक्ट्स को क्रिटिसाइज न करें। इससे साफ साफ पता चलता है कि उसका धम्म राजधर्म पर आधारित था, न कि बुद्धिज्म या किसी सेक्ट के प्रमोशन पर। 13th रॉक एडिक्ट की माने तो अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, मगर इस वॉर में हुए खून खराबे के कारण उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और इस कारण से उसने धम्म विजय का नया कॉन्सेप्ट निकाला, जिसका उद्देश्य बिना किसी वॉर या वायलेंस के दूसरी टेरिटरीज पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। और जैसा माना जाता है कि शायद इसी कलिंग वॉर के बाद उसने बौद्ध मत अपना लिया था। मगर इसी इंस्क्रिप्शन पर एक तरफ वनवासी लोगों को कड़ी चेतावनी भी दी गई है, जिससे ये पता लगता है कि उसने पूरी तरह से हिंसा का रास्ता भी नहीं छोड़ा था। इसके साथ ही उसने कोई नए मिलिट्री कैंपेन न करने की बात भी कही थी, लेकिन इसके पीछे भी हिस्टोरियंस का ये मानना है कि उस समय इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट को छोड़कर पूरे सब कॉन्टिनेंट को अशोक ने ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया था। शायद इसीलिए उसके लिए यह घोषणा करना आसान था। साथ ही एक फैक्ट ये भी है कि उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि उसके काल में कोई भी बाहरी आक्रमण नहीं हुए, जबकि इंडियन हिस्ट्री ऐसे इन्वेजन से भरी पड़ी है। इसका मतलब तो यही था कि वह कलिंग वॉर के बाद भी एक स्ट्रिक्ट शासक तो बना ही रहा।
तो इन सब फैक्ट्स को देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि अशोक बौद्ध नहीं था? ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि अशोक के इंस्क्रिप्शंस में भले ही बौद्ध धर्म अपनाने की बात डायरेक्टली स्टेटेड न हो, मगर उसके बुद्धिज्म के प्रति झुकाव के कुछ इंडिकेशंस जरूर मिलते हैं। जैसे उसने रॉयल प्लेजर टूर्स, जिसे विहार यात्रा कहते थे, उसकी जगह उसने धम्म यात्राओं को प्रमोट किया, जिसका उद्देश्य श्रमणों और ब्राह्मणों को दान देना और प्रजा से मिलकर उन्हें अपने धम्म के बारे में समझाना था। उसी के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि अपने राज्याभिषेक के 10 साल बाद वह बोध गया था। शायद इसी यात्रा के बाद उसका हृदय परिवर्तन भी हुआ था। रुम्मेन दे इंस्क्रिप्शन के अनुसार अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद उसने बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का भ्रमण किया, वहां पूजा भी की और साथ ही उसने लोकल विलेजर्स को टैक्स में कंसेशन भी दिया। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि शायद वह 10-12 साल मतलब धीरे धीरे बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आया, न कि अचानक से, जैसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्लेम करते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई मिशंस भेजे थे, जिसमें मेनली अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा शामिल थी। और यहाँ पर यह टेक्स्ट गलत नहीं है, क्योंकि इसमें जिन जिन लोगों के नाम लिखे हुए हैं उनमें 2 के नाम हमें सांची के स्तूप पर भी देखने को मिलते हैं। सो हम बुद्धिज्म टेक्स्ट को भी पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते। सो हमें किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले यह ध्यान रखना होगा कि एंशिएंट इंडिया में किसी पर्सन के सेक्ट को पहचानना काफी मुश्किल था। जैसे आप सुबह वैदिक यज्ञ कर रहे हैं और शाम को बुद्धिस्ट संघ अटेंड कर रहे हैं, तो आपका कोई एक सेक्ट कैसे हो सकता है? और अशोक की बात करें तो भले वह पूरी तरह से बौद्ध धर्म को न मानता हो, मगर उसके इंस्क्रिप्शंस में जो बातें लिखी हैं वो बुद्धिज्म से काफी हद तक प्रभावित है। कुछ स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि शायद बुद्धिज्म को उसने प्रमोट इसलिए भी किया क्योंकि उसके कोर्ट में ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया था। और रही बात अशोक के धम्म की, तो उसे किसी भी एक धर्म से जोड़ना गलत है, क्योंकि उसका धम्म तो यूनिवर्सल रिलीजन टाइप का था, जो कि राजधर्म पर आधारित था। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स की बात करें तो वे शायद अशोक के बुद्धिज्म को दिए जाने वाले संरक्षण के कारण ही उसे जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित करते हैं। शायद इसी कारण से हमें यहाँ मिथिकल स्टोरीज भी देखने को मिलती है, जैसे अपने 99 भाइयों की हत्या करके थ्रोन पर कब्जा करने वाली स्टोरी। आज का वीडियो देखने के बाद आप मानते हैं कि क्या अशोक सच में बुद्धिस्ट था? हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप हमारे कोई भी नए वीडियोस को मिस न करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।